इस ई लेक्चर में मैं तृतीय वर्ष इलेक्ट्रिकल के विषय कोड EE 305 कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में सिग्नल फ्लो ग्राफ के विषय में बताऊंगा। किसी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फलन ज्ञात करने के लिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में बहुत समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक स्टेज पर मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है, जबकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में से किसी निकाय का ट्रांसफ़र फलन ज्ञात करना आसान है। सिग्नल फ्लो ग्राफ एक डायग्राम है जो एक साथ समीकरणों के समूह को प्रदर्शित करता है। सिग्नल ग्राफ में नोड्स होते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड होते हैं जो आपस में डायरेक्ट लाइन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट लाइन द्वारा एरो के तीर से दर्शाते हैं, जिन्हें शाखाएं कहते हैं। प्रत्येक शाखा पर तीर का मार्क होता है इस तरीके से, जो सिग्नल प्रवाह को प्रदर्शित करता है। किसी निकाय का सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसमें ये नोड्स हैं आपके सारे के सारे, और ये एरो का निशान अग्रदिशिक दिशा को दिखा रहा है तथा ये वेटेज है उसका। सिग्नल फ्लो ग्राफ में विभिन्न पद निम्नलिखित हैं। इनपुट नोड और सोर्स नोड। यह वह नोड होता है जिसमें केवल निर्गत शाखा ही जुड़ी होती है। निर्गत का मतलब इनपुट शाखा ही जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर इनपुट x1 है, ठीक है ना, और ये वाला नोड कहलाएगा जिसमें केवल इनपुट जुड़ा हुआ है, वह आपका इनपुट नोड कहलाएगा। दूसरा आउटपुट नोड और सिंक नोड। यह वह नोड है जिस पर केवल एक या एक से अधिक आने वाली शाखाएं ही जुड़ी होती हैं। तो ये यहाँ पर जो X6 है वह आउटपुट नोड है और इससे ये एक शाखा जुड़ी हुई है। इसके बाद में इससे कोई भी आउटपुट शाखा नहीं जुड़ी होती है। तीसरा नंबर है मिक्स नोड का। यह वह नोड होता है जिस पर आने वाली तथा जाने वाली शाखाएं जुड़ी होती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे X2, X3, X4, X5, ये मिक्स नोड के उदाहरण हैं। यहाँ पर ये एक शाखा आ रही है, एक शाखा जा रही है। इसी तरीके से X3 नोड पर एक शाखा जा रही है, दूसरी शाखा ये वाली आ रही है, तीसरी ये जा रही है और चौथी ये आ रही है। इसी तरीके से X4 भी मिक्स नोड है जिस पर ये एक शाखा आ रही है, एक शाखा ये जा रही है, ये शाखा आ रही है और ये शाखा जा रही है। इसी तरीके से X5 भी मिक्स नोड है। यहाँ पर ये शाखा आ रही है, ये शाखा जा रही है, ये शाखा आ रही है। ट्रांसमिटेंस को गेन भी कहते हैं। इन्हें तीर के मार्ग के पास में लिखा जाता है। जैसे ये इस शाखा का जो गेन है वो A12 के बराबर है, इस शाखा का गेन A23 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो इस शाखा का ट्रांसमिटेंस है वो A34 के बराबर है, इस शाखा का A44 के बराबर है, इस शाखा का A45 के बराबर है गेन या ट्रांसमिटेंस, और इस शाखा का A43 के बराबर है, इस शाखा का A35 के बराबर और इस शाखा का A56 के बराबर है। पाँचवा नंबर है अग्र पाथ या फॉरवर्ड पाथ। तो यह वह पाथ है जो इनपुट नोड से उत्पन्न होकर आउटपुट नोड तक जाता है तथा इस पथ पर कोई भी नोड एक बार से अधिक नहीं आता है। तो ये जैसे एक फॉरवर्ड पाथ, ये बिल्कुल जो एरो का निशान है वो इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ एक ही दिशा में है, और इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ ही है। तो एक फॉरवर्ड पाथ X1, X2, X3, X4, X5 और X6 हो गया है, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ एक ये वाला भी फॉरवर्ड पाथ होगा जो कि X1, X2, X3, X5 और X6 इस तरीके से होगा। तीसरा फॉरवर्ड पाथ ये वाला नहीं होगा,
क्योंकि ये एरो का डायरेक्शन तो इनपुट नोड से आउटपुट की नोड की तरफ ही है, पर यहाँ पर ये जो वाला पाथ है, एक बार यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर काट रहा है, फिर दोबारा से यहाँ पर जाएंगे तो एक बार काट रहा है यहाँ पर, फिर दोबारा भी काट रहा है। तो दो बार नहीं, किसी भी बिंदु को कोई नोड को दो बार कट नहीं करना चाहिए, एक बार से ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा हमारा। लूप, छठा लूप है, ये वह पाथ है जो एक नोड से स्टार्ट होकर उसी पर समाप्त होता है तथा एक नोड को एक से अधिक बार रिपीट नहीं करता है। तो जैसे ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक लूप हो जाएगा और ये लूप x3 और x4 नोड को केवल एक बार ही रिपीट करता है और एरो की डायरेक्शन से इसका पता चल जाएगा कि ये लूप बन रहा है। इसी तरीके से एक लूप ये वाला हो जाएगा जो x4 को केवल एक बार ही रिपीट कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वही है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक हमारा लूप नहीं है, क्योंकि इधर एरो की डायरेक्शन, अगर यहाँ से हम जाएंगे तो एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर इधर से हम आएंगे वापस रिपीट करने के लिए लूप को, तो ये एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, वो इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है। तो ये एक हमारा लूप नहीं बनेगा। सेल्फ लूप, वह लूप जो एक नोड से आरंभ होता है और उसी पर समाप्त होता है तथा अन्य लूपों, अन्य नोड्स को नहीं काटता है। तो ये एक हमारा सेल्फ लूप है। A44 इसका गेन है और ये x4 से स्टार्ट होता है और x4 पे ही समाप्त हो जाता है। आठवां पाथ गेन, पाथ के अनुदिश या पाथ की दिशा में सभी शाखाओं के गेन के गुणनफल को पाथ गेन कहते हैं। जैसे ये एक हमारा फॉरवर्ड पाथ है या अग्रदिशिक पाथ है, तो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो यहाँ पर इसका गेन A12 है, इसका गेन A23 है, इसका गेन A34 है, इसका गेन A45 है, इसका गेन, इस शाखा का गेन A56 है। तो इस फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होगा वो A12 इंटू A23 इंटू A34 इंटू A45 इंटू A56 होगा। इसी तरीके से दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारा x1, x2, x3 और x5 और x6 है। इसका जो फॉरवर्ड पाथ गेन होगा वो A12, A23, A35 इंटू A56 होगा। इसके बाद में 10वां है नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप एक दूसरे को किसी भी कॉमन नोड पर आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर हमारा कोई भी एक लूप इस तरीके से होता जिसका गेन A1 मान लेते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन हम इधर कर देते हैं, तो ये एक लूप बन रहा है इस तरीके से। और दूसरा लूप ये वाला, ये एक दूसरे को किसी भी उभयनिष्ठ नोड पर टच नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला लूप हमारा और ये वाला लूप किसी भी उभयनिष्ठ नोड पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे दो नॉन टचिंग लूप्स के आपस में एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक लूप ये वाला हो जाएगा, एक लूप का जोड़ा, और एक लूप का जोड़ा ये वाला हो जाएगा। जबकि ये एक दूसरे, ये दो नॉन टचिंग लूप के उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस नोड पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 11वां है हमारा लूप गेन। किसी लूप की शाखा के गेन के गुणनफल को लूप गेन कहते हैं। जैसे ये एक हमारा x3, x4, x3 एक लूप है जिसका एरो की डायरेक्शन से हम देख सकते हैं। इस शाखा का गेन A34 है और इस शाखा का गेन A43 है। तो इसका लूप गेन जो होगा इस लूप का वो A34 इंटू A43 होगा। इसी तरीके से ये x4 एक लूप है जिसके शाखा का गेन A44 होगा।
समीकरणों से सिग्नल प्रवाह ग्राफ का बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम इक्वेशंस। तो इसके लिए हम मानते हैं कि समीकरणों का सेट इस प्रकार है। x2 बराबर a12 x1 a32 x3 प्लस a43 x4 प्लस a52 x5 x3 बराबर a23 x2 x4 बराबर a34 x3 और x5 बराबर a25 x2 प्लस a35 x3 प्लस a45 x4 है। यहाँ पर x1 हमारा इनपुट नोड है और x5 हमारा आउटपुट नोड है। तो जो इसमें जो आपका जो x1 है वो इनपुट नोड हो गया और x5 है वो आउटपुट नोड हो गया। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुल मिलाकर के x1 x2 x3 x4 x5 5 नोड हो गए हैं, जिसमें से x1 हमारा इनपुट नोड हो गया और x5 हमारा आउटपुट नोड हो गया। अब पहली समीकरण में हम देखते हैं कि x5 बराबर a25 इंटू x2 है। तो x5 ये रहा और x2 के साथ में उसका रिलेशन a25 इंटू x2 है। तो यहाँ पर पहली समीकरण x2 बराबर a12 x1 प्लस a32 x3 प्लस a45 x4 प्लस a52 x5 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि x2 का मान x1 की टर्म्स में दिया है a12 x1। तो यहाँ पर x2 जो बराबर है x1 की टर्म्स में वो है x1 इंटू a12 के। तो जब ये x1 a12 से गुणा होगा तो ये यहाँ पर x2 का मान इसकी टर्म्स में इतना आएगा। इसी तरीके से x3 की टर्म्स में x2 का मान जो होगा a32 इंटू x3 के बराबर है। तो x3 जब इस गेन से गुणा होगा a32 से तो वह इस बिंदु पर यहाँ पर हमारा a32 x3 बना लेगा। इसी तरीके से x4 a42 का मान भी x2 के बराबर है। तो x4 को जब हम a42 के गेन से गुणा करेंगे तो इस बिंदु पर हमें a42 x4 मिलेगा। इसी तरीके से a5 को हम गेन a52 से गुणा करेंगे तो इस बिंदु पर हमें a52 इंटू x5 मिलेगा। ये सारे के सारे गेन जो हैं x1 a12 यहाँ पर मिल गया, x4 a42 यहाँ पर मिल गया, x3 इंटू a32 यहाँ पर मिल गया और x5 इंटू a52 यहाँ पर मिल गया। इन सारों जो हैं यहाँ पर जुड़ जाएंगे और वह x2 के बराबर होगा जैसा इस समीकरण में दिया हुआ। तो इस समीकरण के लिए जो सिग्नल फ्लो ग्राफ इस तरीके से प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं समीकरण 2 में x3 बराबर a23 x2 है। तो हम पाँचों के पाँचों नोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि x3 का मान a23 x2 के बराबर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x2 a23 से गुणा होगा तो इस बिंदु पर हमें a23 x2 मिलेगा जो कि x3 के बराबर है। इसी तरीके से समीकरण 3 के लिए x4 का मान a34 x3 दिया हुआ है। तो हम तीनों नोड x1 x2 x3 x4 x5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x4 का मान है वो a34 x3 के बराबर है। तो ये यहाँ पर इस नोड पर x3 हमें मिल रहा है। x3 इस गेन a34 से गुणा होगा तो इस बिंदु पर यहाँ पर हमें a34 x3 मिलेगा जो कि x4 के बराबर है। इसी तरीके से समीकरण 4 के लिए x5 बराबर a23 x2 प्लस a35 x3
प्लस A45 X4 है। तो इन सारा गेनों का सम हमारा X5 के बराबर होगा। तो ये वाला जो गेन है यहाँ पर, तो X2 इससे गुणा होगा तो A25 बना गुणा होकर के X2 A25 यहाँ पर इस बिंदु पे मिल जाएगा, इस यहाँ तक मिल जाएगा। इसी तरीके से X4 A45 से गुणा होकर के यहाँ पर हमें X4 A45 मिलेगा। X3 इस A35 से गुणा होकर के यहाँ पर X3 A35 मिलेगा। और इन तीनों गेनों का जो सम है वह X5 के बराबर इस फॉर्म में हो जाएगा। उपरोक्त चारों ग्राफों को एक करने पर समीकरणों के सेट का सिग्नल फ्लो ग्राफ निम्न होगा। तो इन जो ये हमें पहला समीकरण से जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बना, दूसरी से जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ बना, तीसरी से बना और चौथी से बना, उन सभी को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा फाइनल सिग्नल फ्लो ग्राफ X1, X2, X3, X4, X5 ये इनपुट नोड होगा। और इन सबको कंबाइन करने पर जो हमारा फाइनल सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा वो समीकरणों का वो इस फॉर्म में इस चित्रानुसार होगा। ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल प्रवाह ग्राफ बनाना। तो ये एक हमारा ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। ये इस तरह का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ जितने भी हमारे नोड या समिंग पॉइंट हैं हम उनको नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, ये समिंग पॉइंट 3 हो गया, ये नोड 4, ये नोड 5 और ये समिंग पॉइंट 6। ये हमारे शाखा का गेन G1 हो गया, ये शाखा का गेन G2, इस शाखा का गेन H2, इस शाखा का गेन G3, इस शाखा का गेन H1 और इस शाखा का गेन G4 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने R मतलब रेफरेंस इनपुट दिया है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 पे या इस नोड पर हमें R ही मिल रहा है। तो ये R के लिए एक ये नोड बना दिया और इस शाखा का गेन 1 के बराबर करने पर R 1 से गुणा होकर के यहाँ पर इस 1 पे 1 ही मिलेगा। इस समिंग पॉइंट पे भी यहाँ पर भी R ही मिल रहा है। तो ये R यहाँ पर जो मिल रहा था वो भी 1 से गुणा होकर के यहाँ पर R ही मिलेगा। और ये R G4 यहाँ पर ये R G4 से गुणा होकर के इस बिंदु पर हमें R G4 मिल जाता। तो यहाँ पर ये R हो गया, R G4 से गुणा होगा तो यहाँ पर भी हमें R G4 मिलेगा। अब यहाँ पर नोड 4 और इस समिंग पॉइंट 2 पर गेन H1 है। तो ये नोड 4 और समिंग पॉइंट 2 पर हमने गेन को H1 कर दिया है। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है तो ये गेन भी हमारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एरो का डायरेक्शन ये है। इसी तरीके से इस शाखा का गेन G1 है तो इसको हमने G1 कर दिया है। इस समिंग पॉइंट पर समिंग पॉइंट 3 और नोड 4 पर हमें गेन H1 मिल रहा है, पर ये चूँकि नेगेटिव में मिल रहा है तो इसको हम इसी डायरेक्शन में रखते हुए -H1 कर देंगे। इसी तरीके से नोड 5 और समिंग पॉइंट 3 पर गेन H2 है तो इसको हमने H2 बनाया है, पर चूँकि यहाँ पर नेगेटिव में है तो हम इसको -H2 कर देंगे। और ये यहाँ पर समिंग नोड 4 और नोड के 5 में बीच में गेन G3 है तो हमने इसको G3 कर दिया है। अब समिंग पॉइंट 5 है, नोड 5 और समिंग पॉइंट 6 के बीच में गेन 1 के बराबर है तो इसको हमने गेन को 1 के बराबर कर दिया। और समिंग पॉइंट 6 से आउटपुट के लिए आउटपुट में हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है तो 6 से हम गेन 1 के साथ में हम आउटपुट देंगे तो जो भी यहाँ पे हमें मिलेगा वो 1 से गुणा होकर के C के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं।